आज जो है ना हम एरेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरेस। क्या होती है एरे? किसी को पता है? जिसमें सर बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टोर ज़्यादा वेरिएबल की बजाय अगर ज़्यादा वैल्यू हमें स्टोर करवानी है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। आपको पता है एरे क्या होती है? ज़्यादा करैक्टर या फिर नहीं लिखना। आपको पता है एरे क्या होती है? नहीं पता? आपको पता है एरे क्या होती है? अच्छा, एरे क्या होती है? एरे होती है ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ विद सेम नेम। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने कल टास्क दिया था परसों, एक दिन पहले, कि आपने सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स लेने थे, उनको प्लस करना था और उनकी परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स में आपने हर सब्जेक्ट का नाम अलग अलग लेके उसका वेरिएबल बनाया होगा, ऐसे ही। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात। ठीक है, लेकिन है हर एक सब्जेक्ट ही। ठीक है, अगर हम इसको कॉमन नज़र से देखें तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी हो, ठीक है, और उनका जो ग्रुप है वो बन सकता हो, तो हम क्या करते हैं? हम एरे लेते हैं। हम मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाते, हम एक ही वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ डालते हैं। वो कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम बनाते हैं PHP का टैग। ठीक है, एरे को बनाने का तरीका क्या है? एरे को बनाने का तरीका है कि आपने वेरिएबल का नाम लेना है। जैसे कि मैं कहता हूँ जी सब्जेक्ट्स, ये मैंने नाम ले लिया है वेरिएबल का। ठीक है, और इज इक्वल टू, ठीक है, आपने लिखना होता है एरे, पैरेंथेसिस लगानी होती हैं। ठीक है, और इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आप डालना चाहते हैं वो आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ डाल लेनी है। जैसे कि मैं 5 वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे 50, 80, 90, 70, 100। ठीक है, अब ये वेरिएबल एक ही है सब्जेक्ट्स के नाम से, लेकिन इसके अंदर 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, और अगर आपने एरे वाले वेरिएबल को प्रिंट करके देखना हो कि उसमें क्या है, सारी वैल्यूज़ उसकी देखनी हो, तो एको से काम नहीं चलेगा। अगर आप करोगे तो वो आपको एरर देगा कि आप उस वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग नहीं है या एक सिंपल वैल्यू नहीं है। तो आपको करके दिखा देता हूँ मैं। एरर आ गया ना? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। एको जो है ना वो स्ट्रिंग या सिंपल एक एक वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ को ये प्रिंट नहीं कर सकती एट ए टाइम। ठीक है, एरे को वो प्रिंट नहीं कर सकती। अब क्योंकि मैंने एको लिखा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे मैंने कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल लिखा होगा जिसमें एक वैल्यू होगी, स्ट्रिंग हो जाएगी या कोई नंबर हो जाएगा, और क्योंकि उसको वहाँ पे नहीं मिला तो उसने मुझे दिया एरर। क्या एरर दिया? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, लाइन नंबर 11। तो ये लाइन नंबर 11 है हमारी। तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए अगर आपको इसकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है, उसे कहते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, क्या लिखते हैं? प्रिंट अंडरस्कोर आर, ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो कि आपने एरे बनाई हुई है। तो फिर आपकी सारी वैल्यूज़ इसके अंदर प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। एरेज़ के अंदर जो आप वैल्यूज़ डालते हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, उसकी जो पोजीशन है ना, आपने ये लिस्ट नहीं होती, इस तरह के आपने रजिस्टर होता है, उसमें आपने लिस्ट बनाई होती है, हम उसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एरे भी एक किस्म का रजिस्टर ही है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, एक टेबल है
एक टेबल आप इसको समझ सकते हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो नंबरिंग है, जो PHP इसकी नंबरिंग करती है वो 0 से स्टार्ट करती है। पहली वैल्यू 0 पे पड़ी होगी, ठीक है। जो पोजीशन है इसकी जहाँ पे वैल्यू पड़ी होती है उस पोजीशन को इंडेक्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको PHP की लैंग्वेज में इंडेक्स कहते हैं, या आम भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप एरेज पढ़ेंगे तो जो वैल्यू जिस पोजीशन पे पड़ी होती है उसको इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाया, उसके अंदर मैंने 5 वैल्यूज़ लिख दी। मैं वैसे ही टेबल बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पे नंबर और यहाँ पे या पोजीशन लिख देता हूँ यहाँ पे और वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम टेबल बनाते हैं तो हम यहाँ पे इसी को अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँ 50, 80, 90, 70, 100, 50, 80, 90, 70 और 100, 2, 3, 4, 5। जो एक्चुअल में हम वैसे कभी टेबल बनाएं या हम कहीं पे वैल्यूज़ लिखना चाहें तो हम उसकी पोजीशन 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी काउंटिंग 1 से होती है। लेकिन जो एरेज हैं उसमें 0 से स्टार्ट होती है पोजीशन, ठीक है। जो इंडेक्स है पहला, अगर हम इसी को PHP की पोजीशन लिखें यहाँ पे, PHP की पोजीशन, तो PHP की पोजीशन यहाँ पे क्या बनेगी, जिसको इंडेक्स भी कहते हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। एक लेस करके, मतलब जो आपका नंबर चल रहा है ना, अगर आपके एरेज में 4 वैल्यू है, जो चौथी वैल्यू है वो आपको माइंड में होना चाहिए कि वो 3rd नंबर पे पड़ी होगी, ठीक है। ये एरे के अंदर ये एक मेन की है जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, उसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। जितनी वैल्यूज़ के अंदर डालते जाएंगे, ठीक है, जितनी वैल्यूज़ के अंदर होंगी, जो आखिरी वाली वैल्यू होगी वो जितने नंबर पे पड़ी है उससे एक कम उसकी पोजीशन होगी। अगर 100 वैल्यूज़ हैं तो जो 100th वैल्यूज़ होगी आखिरी वाली वो 99 इंडेक्स पे पड़ी होगी। अगर 10 है तो 9th नंबर पे पड़ी होगी, ठीक है। तो PHP में जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब अगर मैं आपको वो दिखाऊं जो आउटपुट आई है, वो आप देखेंगे कि वो बता रहा है कि 0 पे 50 पड़ा है, 1 पे 80 पड़ा है, 2 पे 90 पड़ा है, 3 पे 70 और 4 पे 100, जिस तरह के मैंने आपको उसके अंदर दिखाया एज इट इज़, ठीक है। 0 पे 50 और यहाँ पर भी 0 के ऊपर 50, ठीक है। उसके बाद 1 पे 80, तो ये 1 पे 80, 2 पे 90, 2 पे यहाँ पे 90 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 3 पे 70 और 3 पे 70 और 4 पे 100 और 4 पे 100, ठीक है। अब से बाद हमने जितना भी PHP के अंदर काम करना है, मोस्ट ऑफ द काम जो है ना वो आगा, मोस्ट ऑफ द वर्क वो उसमें एरेज इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। एरेज ने आपकी ज़िंदगी भर जान नहीं छोड़नी। एरे एक ऐसी चीज़ है, जिस बंदे ने एरे के ऊपर कमांड कर ली वो एक बेहतरीन डेवलपर है मेरे हिसाब से। जिस बंदे ने एरे के ऊपर कमांड कर ली ना, वो बंदा हर किस्म की लैंग्वेज के अंदर काम कर सकता है और हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकता है। और एरे सिर्फ अभी आपको मैं आज सिर्फ एक सिंगल जो ना वो लेवल के एरे पढ़ाऊँगा। एरे इतने ज़्यादा लेवल तक चली जाती हैं, 5-5, 6-6, 7-7 लेवल तक आपकी एरे चली जाती है। तो एरे एक ऐसी चीज़ है जो आपके PHP की या फिर किसी भी लैंग्वेज की एक बिल्कुल मेन की है, ठीक है। बेसिक्स करने के बाद जो एरे है वो आपकी मेन की। एरे के ऊपर हम जितना ज़्यादा हो सकेगा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। आगे हमने जब डेटाबेस भी पढ़नी है, हमने आगे उसके बाद जब फॉर्म्स पढ़ने हैं, हमने डेटाबेस के साथ वैल्यूज़ को एंटर करना है, डेटाबेस से वैल्यूज़ हमने पुल करनी है, हमने डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ डालनी है, हमने फॉर्म से वैल्यूज़ लेके हमने PHP को भेजनी है, PHP से वैल्यूज़ लेके हमने डेटाबेस में डालनी है। जितना भी काम है सारे के अंदर एरेज इन्वॉल्व हैं, ठीक हो गया। जितना भी हमारा आगे काम होना है, इसके बाद हमने जितना भी आगे काम करना है या पढ़ना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम में एरेज की इन्वॉल्वमेंट रहनी है। तो एरे को आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीप तरीके से समझने की कोशिश करनी है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, और जितना ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस हो सके वो आपने करनी है एरेज की, ठीक हो गया। जो हमने लूप पढ़े हैं, फॉर लूप और जो वाइल लूप, ये भी असल में ज़्यादातर जो काम आते हैं वो एरे के अंदर काम आते हैं, ठीक है, एरे के साथ काम करने के लिए। तो क्या किया अभी हमने, सबसे पहले एक हमने सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। हमने एरे लिखा,
और उसके अंदर हमने कॉमा सेपरेटेड जितनी वैल्यूज डालेंगे वो आती रहेंगी। ये मैं नंबर डाले, अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग डालना चाहें तो वो सेम उसी तरह जिस तरह हम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग डालते थे, आपने उसको ऐसे सिंगल कोड के अंदर बना देना है। जिस तरह कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, सब्जेक्ट नेम्स, ठीक है, इज इक्वल टू एरे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़। जहाँ पे करैक्टर आ जाएंगे ना, वहाँ पे वो आपका सिंगल कोड, डबल कोड, आप दोनों में से जो चलाना है। इसकी जगह आप डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से काम चलता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरह कि हमने अभी एरे को प्रिंट किया था यहाँ पे, ये जब मैंने इसको पेज सोर्स किया तो ज़रा खूबसूरत तरीके से प्रिंट हुई है। यहाँ पे इसका कुछ पता नहीं लग रहा था कैसे है, ज़रा एक कम्प्लेक्स किस्म का इसका स्ट्रक्चर लग रहा था, एक ही लाइन में सारा कुछ आ गया था। अगर आपने इस तरह खूबसूरत तरीके से एरे को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, HTML का टैग, उसे कहते हैं प्री टैग, ठीक है। वो आप यहाँ पे प्री टैग अगर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे एरे स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं उसको, और एंड पे उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो कुछ भी आप प्रिंट करेंगे वो बड़े खूबसूरत तरीके से आपका प्रिंट करेगा, ठीक हो गया। इस तरह आपको पता लग रहा होगा, इजीली पता लग रहा होगा कि कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। जो भी PHP पोजीशन हमें बताएगी उसमें एक प्लस करेंगे तो वो हमारा नंबर बनेगा, क्योंकि हमारा आम कॉमन नंबर चलता है रियल लाइफ में, ठीक है। लेकिन PHP जो है ना वो एक जो है ना माइनस में चलती है, पोजीशन वो 0 से लेती है, ठीक है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सभी ऐसे करती हैं। तो पोजीशन है ना एरे की, वो हमेशा आपकी 0 से रहेगी। ये सबसे मेन की है एरे के अंदर समझने वाली, कि 0 से इसकी जो है ना वो कीज़ स्टार्ट होती हैं खुद ब खुद, ठीक है। हमने नहीं बताया किस नंबर पे कौन सी वैल्यू डालो। अगर हम खुद चाहें हम बता भी सकते हैं कि कौन से नंबर पे क्या वैल्यू डालनी है, हम चाहें हम बगैर 0 के भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा, जब आप इसके अंदर लूप्स चलाएंगे, जब उसको आप रियल वर्क में लेके आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेहतर ये कि आप इसको अपने माइंड में बिठा लेंगे, एरेज हमेशा 0 से चलनी है। आप इसी के साथ काम करने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट नेम भी प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे, उसको भी सारी बात है मुझे प्रिंट आर ही करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये आगे आपके सब्जेक्ट्स प्रिंट हो गए। इसको आप सिंगल कोड के बगैर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह हम वेरिएबल में सिंगल कोड के साथ कैरेक्टर यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ही वेरिएबल को यूज़ करके उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर ली है, ठीक है, 5 वैल्यूज़ स्टोर कर ली हैं हमने, ठीक है। अभी मैं आपको वही बताने लगा था, ठीक। ये इसका है पहला तरीका एरेज को डिफाइन करने का, ठीक है। इसी तरह एरे को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है। PHP के अंदर 2 तरह से एरेज को डिफाइन किया जा सकता है। एक एरे का वर्ड यूज़ करके, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एरे को इसको ख़त्म करके यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं। ऐसे भी एरे डिफाइन हो जाती है। PHP इसको भी एरे ही समझती है। दोनों तरीके हैं, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। दोनों तरीके से एरे बनेगी। मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो कोई डिफरेंस नज़र आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से एरे का वर्ड यूज़ करने से ये होता है कि आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, अच्छा यार मैंने एरे डिफाइन की हुई है, ठीक हो गया। तो क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एरे पढ़े, इस वजह से मैंने एरे का वर्ड यूज़ करके आपको बताया कि एरे अगर आपने डिफाइन करनी तो एरे का वर्ड लगाना है और उसकी ये 2 पैरेंथेसिस लगानी है और उसके अंदर आपने जितनी भी वैल्यूज है कोमा सेपरेटेड वो आपने डालते रहना है, ठीक है। अगर आप ऐसे डिफाइन करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बड़ी जो ब्रैकेट्स है वो लगा के उसके अंदर ऐसे ही कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, मैंने एरे के अंदर 5 वैल्यूज़ डालनी, अब मेरा दिल करता है यार मैं इसके अंदर एक और वैल्यू डालना चाहता हूँ, या चलो अभी एक और वैल्यू नहीं डालते, मैं कहता हूँ कि ना मुझे एरे का जो 3rd नंबर पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है ना, 3rd नंबर पे जो वैल्यू पड़ी मुझे वो चाहिए, ठीक है। या मुझे एंड वाली वैल्यू चाहिए, मुझे पहले वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं प्रिंट आर से मैंने वैल्यूज़ प्रिंट करवा ली ना, अगर मुझे वैसे ही उसको यूज़ करना है तो फिर तो प्रिंट आर नहीं ना होगा, प्रिंट आर सिर्फ शो करवाने के लिए है। अगर मुझे कहीं पे सब्जेक्ट का जो ये 50 है मुझे ये यूज़ करना है, मैं कैसे यूज़ करूँगा, ये एक तरीका है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो जब भी आपने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को यूज़ करना हो, आपने एरे का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स लगानी है और उसकी पोजीशन बतानी है। लेट्स सपोज मुझे 100 चाहिए, 100 की क्या पोजीशन है 4, तो मैं 4 लिखूंगा। तो मैं जहाँ भी इसको यूज़ करूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 ही होगा। जैसे कि हम वेरिएबल यूज़ करते थे
तो वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू ही होती थी, लेकिन हम यूज़ वेरिएबल करते थे। तो जो सब्जेक्ट के अंदर 4 होगा तो वो वहाँ पे एक्चुअली 100 ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे 90 प्रिंट करना है तो इसकी क्या पोजीशन होगी? इसकी पोजीशन होगी 2, क्योंकि ये 3rd नंबर पे पड़ा हुआ है तो इसकी पोजीशन 1 माइनस होगी 2 होगी। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे पहले दो जो या पहले दो को छोड़ो, मैं सारे सब्जेक्ट्स का सम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिखवाए मुझे कोई यहाँ पे, क्या करना चाहिए मुझे अगर मैंने सारे सब्जेक्ट का सम करना है? कि मैंने सम का वेरिएबल लिया, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? वेरिएबल का नाम लगा लिया, एक एक करके प्लस करूँगा ना। समझ लो यहाँ पे मैथ्स के नंबर पड़े हैं, यहाँ पे इंग्लिश के पड़े हैं, यहाँ उर्दू के, इस्लामियात के, पास स्टडी के, इसको छोड़ दो आप, ये भी कुछ नहीं है। लेट्स सपोज ये अलग ही, ये अलग रेट ही अलग है। सब्जेक्ट का बड़ी ब्रैकेट के अंदर 0 क्लास सब्जेक्ट, ये पहला वेरिएबल हो गया आपका, प्लस लगाया, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट 2 किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन हो? सम करवाऊँ इको, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? कितना सम बनता है? देखो 170, 260, 340 और 390 खत बनता है मेरे ख्याल में। ऐसे ही है, ऐसे ही कि नहीं ऐसे? चलो अगर गलत भी हो तो पीएसपी बता देगी क्या बनता है। 390, ठीक हो गया। तो ऐसे हम वेरिएबल्स को, एरेज के जो अंदर वाली वैल्यूज़ है उनको ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हमें 5 नाम नहीं डिफाइन करने पड़े, सब्जेक्ट का ही नाम मैंने यूज़ किया। अब आप सोच रहे होंगे इस बात में, शायद किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आए कि मुझे पता तो लग नहीं रहा कि 50 नंबर किस सब्जेक्ट के हैं, 90 नंबर किस सब्जेक्ट के हैं, 80 नंबर किस सब्जेक्ट के हैं, सिर्फ नंबर ही पता लग रहा है। अच्छा 0, 1, 2, 3, 4, उसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें हम अपने नाम के इंडेक्सेस डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आज ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर ठहर के। अभी अब ये इसको कंसीडर कर लें कि हमने जितने भी वैल्यूज़ को यूज़ किया है एरे के अंदर, उसको हमने अगर सम करना है या कहीं पे भी हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम उसको सब वेरिएबल का नाम और उसके अंदर उसकी पोजीशन बताएंगे तो वो वहाँ पे उसकी वैल्यू यूज़ हो जाएगी। किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन हो? कन्फ्यूजन है किसी को? है कन्फ्यूजन है? नहीं? अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देता हूँ 120। अब मुझे सम के अंदर क्या करना चाहिए? अगर मुझे वो सारों का ही सम चाहिए, ठीक है, ये लो, ओके हो गया। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो उसको नहीं पता कि मैंने इसको सम करना है, उसने 390 देते रहना मुझे, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ ही 4-5 जो प्लस की हैं, मैंने छठी वैल्यू प्लस ही नहीं की। ठीक है, अच्छा जी, जिस तरह हमने देखा कि अगर हमने सिंगल वैल्यू को देखना हो तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर उसकी पोजीशन बताते हैं। इसी तरह मैंने एक दफ़ा अरे बना ली है, अब मुझे बाद में जाके कहीं पे याद आता है यार इसके अंदर ना एक वैल्यू और डालनी है मैंने। ठीक है, मैंने इसके अंदर वैल्यू एक और डालनी, मैं इसके अंदर चेंज नहीं करना चाहता अरे के अंदर, मैं चाहता हूँ यार ऐसे ही जिस तरह मैंने इसकी वैल्यू को एक एक करके शो किया था, इसके अंदर कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर एक और वैल्यू डालना चाहता हूँ तो मैं कैसे डालूँ, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है ना, अरेज के अंदर आप 1000 वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आपने जिस भी पोजीशन के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करनी है, आपने उसकी पोजीशन बतानी है, आप उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे आम वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल देते हैं, आम वेरिएबल का वैल्यू किसका डालते थे? वेरिएबल का नाम ABC = 10 ऐसे डालते थे ना। तो अगर हमने एरे के अंदर वैल्यू डाली होगी, हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और इसके अंदर उसकी पोजीशन बता देंगे। अभी हमारे पास कहाँ तक वैल्यूज़ पड़ी हैं? 5 पोजीशन तक। तो अगर मैंने अगली वैल्यू डालूंगा तो कौन सी पोजीशन पे आएगी? 6 पोजीशन पे वैल्यू आएगी। तो अब मेरे पास अगर मैं उसको प्रिंट करूँगा एरे को, तो आप देखेंगे उसके अंदर 10 भी आ गया होगा। ठीक है, ठीक हो गया जी? कोई कन्फ्यूजन हो किसी को यहाँ तक?
इसी तरह हम वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हैं। वैल्यू को जिस तरह के मेरे पास पहले नंबर पे 50 पड़ा था, जिस तरह हम काउंट की वैल्यू चेंज कर देते थे, हम एक की वैल्यू चेंज कर देते थे। अगर मैं चाहता हूँ यार ये 50 नहीं, मैंने इसको 100 करना है, बाद में जाके नीचे जाके कहीं पे, तो मैं सेम यही काम करूँगा। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखूँगा, उसका इंडेक्स बताऊँगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूँगा 100। तो अब वो 50 नहीं रहेगी। अगर मैंने ये वैल्यू ओवरराइड करने के बाद उसको यूज़ किया होगा तो अब 0 इंडेक्स पे 100 ही पड़ा होगा, क्योंकि मैंने जो प्रिंट किया है वो मैंने इस वैल्यू को ओवरराइड करने के बाद किया है। तो अब आपको 50 की जगह पे 100 ही नज़र आएगा। ठीक हो गया? तो आपने जब कोई नई वैल्यू डालनी है तो आपने बड़े हिसाब से उसका इंडेक्स कैलकुलेट करके देन ही बताना है, ताकि ये ना हो आप उसका कोई इंडेक्स ऊपर नीचे कर दें तो वैल्यू वहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी फिर। ठीक है? तो आपने देखना है कि कहाँ तक वैल्यू तुम्हारे पास है और उसके बाद आपने उसका अगला इंडेक्स लेना है और क्या करना है, वहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। ठीक है? ये मैं आपको ओवरराइड करने से पहले भी दिखा देता हूँ कि ओवरराइड करने से पहले अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। ओवरराइड करने से पहले देखेंगे तो वो 50 होगा, बाद में देखेंगे तो वो 100 होगा। ठीक है? यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 50 है और मैंने जब उसको ओवरराइड कर दिया तो वो 100 हो गई है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने इंडेक्सेस को कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ इंडेक्स तो क्या होगा? कोई एरर नहीं आएगा। 60 नंबर 60 पोजीशन पे जाके वैल्यू लग जाएगी। ठीक है? फ्री टैग कहाँ पे गया? वो क्लोजिंग टाइम में जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्री नहीं बनती नज़र आ रही कोई। ठीक है? कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी, लेकिन वो बहुत आगे जाके जब जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ हमें अपने ही नंबर यहाँ पे लिखने पड़ जाते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। ठीक है? लेकिन जब हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो हम कहें हमें पता ही नहीं होगा यार यहाँ पे 60 कहाँ से आ गया। तो बेहतर है कि जो उसकी कन्वेंशन चल रही है, जो सिमेट्री चल रही है, आप उसी को यूज़ करें। अगर आप 60 लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आगे आप 60 को यूज़ भी करेंगे तो 60 आपको मिलेगा। ठीक है? लेकिन वो सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है? ये देखो मैंने 60 में 10 डाला था तो 10 आ गया, लेकिन वो ना अरे की सिमेट्री नहीं कोई बन रही। देखो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 7 में 60 आ गई है क्या भाई? ठीक है? तो वो आपका निज़ाम नहीं बनेगा। उसके बाद जब हम लूप चलाएंगे फिर वहाँ पे भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कैसे मसले मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो काम हमने किया है ना, इसी को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो देखो भाई, अब मेरे पास सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना 7 वैल्यूज़ हैं। मैं सातों की सातों वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। कोई आसान तरीका मुझे बताए बंदा। एक तो तरीका ये है कि मैं एक एक करके प्रिंट करवाता रहूँ, लेकिन आप अगर देखें तो इसमें एक सिमेट्री आ रही है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है? रुको भी। तो अगर हम देखें कल हमने इसी तरह का काम किया है टेबल बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग चलाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे कल? क्या यूज़ कर रहे थे? लूप यूज़ कर रहे थे काउंटिंग चलाने के लिए। अगर हम यहाँ पे भी लूप यूज़ कर लें, ठीक है, तो अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो हम सारी एक ही लाइन लिख के प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन कल हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी 1 से। अरे की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो हम जब अब लूप लगाएंगे तो हम जो काउंटिंग होगी वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो कुछ करने की कोशिश करते हैं ऐसे का। लिखो मुझे यहाँ पे कैसे चलेगा लूप। मैं एको की बस एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ लूप के अंदर, वो 1 बाय 1 खुद ब खुद 0 1 2 3 4 5 6 7 वाले को प्रिंट कर दे। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? क्या लिखूँ यहाँ पे? पहले यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे क्या आता होता है? यहाँ पे काउंटिंग वाला वेरिएबल आता होता है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। क्या है स्टार्टिंग वैल्यू?
काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 0 से। काउंट इज इक्वल टू 0, ये एक दफ़ा चलनी होती है, ठीक है। हमने काउंटिंग के साथ काम कराना है ना। अच्छा, उसके बाद कहाँ तक जाना है हमने? कितनी वैल्यूज़ है एरे में? 6 तक। काउंट लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, 6 तक है ना। वैसे एरे में 7 वैल्यूज़ हैं, लेकिन काउंटिंग हमारी 0 से लेकर 6 तक जानी है, ठीक है, क्योंकि एरे के 6 इंडेक्स पे 7th वैल्यू पड़ी हुई है, ऐसे ही है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं? काउंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? अब मेरे पास जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? पोजीशन किस वेरिएबल के अंदर पड़ी है? मैंने वो 0 1 2 3 खुद नहीं लिखना। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट्स, ब्रैकेट्स लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे पोजीशन बतानी है। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन किसके अंदर आएगी? लूप के अंदर किसके अंदर पोजीशन होगी जो कि हर बार इंक्रीमेंट होती रहेगी? काउंट के अंदर। ठीक है, ठीक है। काउंट क्या है असल में? इसके अंदर उसकी वैल्यू है ना कोई, पर यहाँ पे अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0 की जगह मैं काउंट भी तो डाल सकता हूँ ना। काउंट डालने का फ़ायदा क्या है? ये हर दफ़ा एक एक इंक्रीमेंट होते रहना है, तो मुझे उसके हिसाब से हर दफ़ा हर आइट्रेशन में उसकी वैल्यू मिलती रहेगी। जब काउंट 0 होगा तो मुझे 0 वाली वैल्यू मिल जाएगी, अगली दफ़ा काउंट 1 हो जाएगा, 1 वाली वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे नीचे करवा देते हैं एको BR, क्या चीज़? ठीक हो गया। प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया? अनडिफाइंड एक्स 60 मैंने प्रिंट करवाया, लेकिन देखो ये देखो, मैं अब ये आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पे इंडेक्स, ऑफसेट, पोजीशन, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। जब ऑफसेट है तो आपने माइंड में रखना है कि ये इंडेक्स है, एक्चुअली ये पोजीशन है एरे की। वो कहते हैं जी अनडिफाइंड पोजीशन 60, एरे के अंदर कोई 60 पोजीशन नहीं है। वो कह रहा है आपने कोई 60 पोजीशन डिफाइन नहीं की, तो इसकी वजह, इसका मतलब क्या है कि मुझे चेक करना है कि एरे के अंदर कोई 60 पोजीशन थी नहीं थी, लेकिन मैंने उसको प्रिंट करने की कोशिश की, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी थी, तो इस वजह से इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, या इस लाइन को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। लो जी, 100, 80, 90, 70, 100, 120 और 10 कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7। अभी से हम आगे लिख जा। क्या हुआ ये? क्या हुआ है? किसी को पता लगा वो क्या हुआ है? क्या हुआ है ये? एक लाइन से 7 लाइनें कैसे प्रिंट हो गई हैं? ठीक है, कितना ज़बरदस्त काम हो गया ये। अगर आप इसको अकेला अकेला प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या करना पड़ना था? आपको यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करना पड़ना था और इतने ही BR टैग लगाने पड़ने थे। तो लूप का मकसद यही है, आपकी रेपिटेशन को कम करना। लूप क्या करता है? जो काम आपने रिपीट करना था वो आपका जिम्मा ले लेता है, कहता है अभी मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप मुझे बस छोटी सी लॉजिक लिख दो कि किस तरह रिपीट करना है, ठीक है। जो चीज़ें कॉमन है वो मुझे बता दो, मैं आपके काम को रिपीट करूँगा। लूप ये कहता है हमें। तो ये काम में सिर्फ 0 1 2 3 के अलावा ये चीज़ हर चीज़ ही कॉमन थी। तो लूप ने कहा यार अगर आप मुझे ये चीज़ हर दफ़ा नहीं दे दो ना तो मैं आपको ये प्रिंट कर दूंगा। तो हमने हर दफ़ा उसको ये नई चीज़ किस तरह दी? ये करके। तो उसने क्या किया? हर दफ़ा हमें नई चीज़ प्रिंट कर दी। ठीक हो गया? क्या बोला? क्या हुआ बोला? पता लगा कुछ? क्या हुआ है? किसी को कुछ समझ आई हो थोड़ी बहुत? हाँ आइए समझ। कोई नहीं, हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। अरे बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अदिल भाई को कोई कंफ्यूजन? जी दिल भाई। चेंज करके ना इनको इनसे क्वेश्चन पूछना होगा सर। इसमें कंडीशन चेंज करके इनसे क्वेश्चन पूछना। आगे सर को क्लियर। अच्छा मैं अब एक और चीज़ करता हूँ। मैं ना यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ना सब्जेक्ट्स में यहाँ पे 7 नंबर पे, मतलब 7 पोजीशन पे 1000 ऐड कर देता हूँ। अब मुझे ये वैल्यू तो मिलेगी नहीं। अब बताओ
अब ये वाली वैल्यू मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? ये तो प्रिंट ही नहीं होनी, ये देखो वो 100,000 तो आया ही नहीं। हाँ जी, कैसे होगी ये? उधर से लसन हैं? क्या करना पड़ेगा? ये क्या करूँगा यहाँ पे? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए? कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे पता लग जाए कि अरे में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं, मुझे यहाँ पे क्यों बताना पड़ रहा है कि यार 7, अगर मुझे एक और वैल्यू पर डाल देता हूँ मुझे नीचे आके चेंज करनी पड़ती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि मुझे पता लग जाए कि अरे के अंदर इतनी वैल्यूज, काउंट पता लग जाए। इसके अंदर बेशक 7 पोजीशन पे आखिरी वैल्यू पड़ी, लेकिन टोटल वैल्यूज़ कितनी है? टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 8 वैल्यूज है ना। जितना जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होती है उससे एक एक्स्ट्रा करेंगे तो उतना आपका अरे का काउंट होता है, उतनी वैल्यूज उसके अंदर क्यों पड़ी होती? क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है काउंटिंग। ठीक है, होना नहीं चाहिए ऐसा कोई सिस्टम, होना चाहिए ना। ठीक है, मैं ऊपर 2 वैल्यूज और डाल देता हूँ तो मुझे नीचे आके कंडीशन चेंज करनी पड़ती। लेट्स सपोज मैंने 2 वैल्यूज डाली ऊपर, मैं जल्दी में था, मैंने यहाँ पर 8 पोजीशन पे 500 डाल दिया, 9 पोजीशन पे 300 डाल दिया। अब मैं वहाँ पे लेंथ चेंज करना भूल गया। अब मैं तो परेशान हो गया, यार मैंने वैल्यू तो डाली है वो सामने नहीं आ रही। ठीक है, कोई ऐसा होना चाहिए ना। अब इतनी जो तरक्की कर ली लैंग्वेज ने, तो ऐसा भी तरीका मेरे को बता दे कि हमारे पास पता लग जाए इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है PHP का जिसको काउंट कहते हैं। ठीक है, आप एक वेरिएबल बना लें, एरे काउंट, या कोई भी ABC बना लें, कुछ बना लें। मैंने एरे काउंट इसलिए बनाया ताकि एक आपको पता लगे। अब एरे जो आपका वेरिएबल होना चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, काउंट लिखना है आपने, ठीक है, उसकी ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर आपने एरे दे देनी है, एरे वेरिएबल जो भी है आपका। तो ये क्या देगा आपको? एरे के अंदर जितनी वैल्यूज है उतना आपको काउंट दे देगा। अब इस वक्त एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 10। ठीक है, तो मैं ये प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पे प्रिंट कराऊंगा? यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ। अच्छा, ठीक है जी, क्या वैल्यू आनी चाहिए? हाँ जी, क्या आनी चाहिए? 8 के 10? हाँ जी, 8 वाला बंदा है कोई? ठीक है, 9 क्यों आएगी? 9 वैल्यूज नहीं ना है, 9 तो उसकी पोजीशन है आखिरी वाले की, वैल्यूज टोटल 10 है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे पता है कि अरे की लेंथ कितनी है, तो क्या मैं इस वेरिएबल को 7 से रिप्लेस नहीं कर सकता? लेकिन अगर मैं 7 से रिप्लेस करूंगा तो फिर तो वो 10 नंबर वाला भी इंडेक्स ढूंढेगा, वो 10 नंबर पे तो वैल्यू कोई नहीं पड़ी हुई। तो क्यों ना अगर मैं यहाँ से इक्वल साइन ख़त्म कर दूँ तो फिर क्या करेगा ये? जो मैंने यहाँ पे लिखा होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इक्वल टू साइन खत्म करता हूँ तो ये 10 से लेस तक चलेगा, 10 तक जाएगा ही नहीं। अब मेरा 10 कहाँ पड़ा हुआ है? 10 मेरा कहाँ पड़ा हुआ है? किस वेरिएबल में 10 पड़ा है मेरा इस वक्त? इसके अंदर नहीं 10 पड़ा हुआ, इसके अंदर पड़ा हुआ है ना। तो अगर मैं 10 की जगह ये लिख दूँ, एक ही बात नहीं है? ठीक है, एक बात है कि नहीं है? मैंने देखो ना प्रिंट करवाया यहाँ पे, सेमीकोलन कहाँ ख़त्म हो गया? लाइन नंबर कौन सी है? 41। नहीं, हाँ, अच्छा, यहाँ हमने इसको प्रिंट करवाया था ना। ओवरराइड हो गया। हाँ जी, अरे काउंट कितना है? 10। या इसको इस तरह लिख लेते हैं, अरे हैज़ वैल्यूज़, अरे हैज़ 10 वैल्यूज़, लेकिन इसकी आखिरी वैल्यू कहाँ पड़ी है? 9 के ऊपर। ठीक है,
ये काउंटिंग इसने बता दी, लेकिन अरे की काउंटिंग तो एक लेस से चलती है ना, ठीक है। तो अभी मुझे अगर ऐसे करना है, अगर मुझे काउंट के हिसाब से चलना है तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू साइन नहीं लगाता तो आपको खुद पता है कि वो उससे एक लेस तक चलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 9 की बजाय यहाँ पहले अगर मैं इक्वल टू 9 करूँगा तो मेरा अरे का लूप चलेगा, ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर इसी को मैं लेस देन 10 कर देता हूँ तो फिर भी वही काम करेगा, क्यों, तब भी लूप 9 तक ही चलना है ना, 10 तो आना ही नहीं उसने, ठीक है। अगर मैं लेस तक चलाना चाहता हूँ तो जो वैल्यू मैंने सामने लिखी होती है वो जो है ना वो काउंट नहीं होती, क्यों, क्योंकि जो जब 10 आ जाएगा तो 10 इज़ नॉट लेस देन 10, ठीक है, तो एक लेस तक चलता है। तो या तो मैं ये कर लूँ कि मैं इक्वल टू साइन ख़त्म कर दूँ और एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूँ, एक ये तरीका हो सकता है। अब 10 मेरा कहाँ पड़ा है, अरे काउंट में, एनी चेंज, नो चेंज, ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने अपने आप को समझाना हो, दूसरा तरीका ये कि आपका जैसे लूप चल रहा था आप उसको इक्वल टू ही चलने दें, लेकिन आप यहाँ पे कहें एरे काउंट -1 तक, ये कर लें, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे ना करें, आप ऊपर ही एक और वेरिएबल बना लें, उसको कहें लूप लेंथ। कहाँ, वो इक्वल टू में तो के पास वो वैल्यू जब तक इक्वल होगी वो चलता रहेगा, जब वैल्यू इक्वल होगी बस तब भी चलेगा वो, ठीक है। जब वैल्यू इक्वल होगी, इक्वल तक आ जाएगी ना, तब तक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अच्छा जी, लूप लेंथ इज इक्वल टू एरे का काउंट -1। अगर मेरे काउंट में से एक माइनस कर दें तो लूप की लेंथ आ जाएगी, तो ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लूप लेंथ में क्या होगा, 10 - 1 9, हमने लूप कहाँ तक चलाना है, 9 तक। तो ये दोनों काम कर सकते हैं आप, हम दोनों काम ही करते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कभी वो कर लिया कभी वो कर लिया, दोनों तरीके से काम चल जाता है और दोनों तरीके से आपका कोई चेंज नहीं है। क्या कर सकते हैं आप एरे काउंट -1 भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि ये आपकी थोड़ी सी कम्प्लेक्स ना हो जाए आपको कि यहाँ पे क्यों लिख दिया है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ऊपर एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और बाद में उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। या ऐसे भी आप करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप इस साइन को ख़त्म करके -1 को ख़त्म भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके ही ठीक हैं, कोई चेंज आपको आउटपुट में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। या असल में लूप तो 9 तक ही चलना है ना, आपने 9 तक कैसे चलाना है, आप लेस देन 10 कर लो या आप लेस देन इक्वल टू 9 कर लो, ठीक है। या तो आप लेस देन 10 करोगे तभी लूप 9 तक चलेगा, आप लेस देन इक्वल टू 9 करोगे फिर भी वो 9 तक चलेगा। जहाँ अगर इक्वल टू साइन यूज़ करना है तो फिर जो आपने वैल्यू लिखी होती है वो भी इंक्लूड होती है कंडीशन के अंदर। अगर आपने इक्वल टू नहीं यूज़ किया तो जो आपने वैल्यू यूज़ की है वो उससे एक कम तक चलेगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा ईजी लगा है, इक्वल टू वाला उसमें माइनस करके यूज़ करना है या आप लेस देन कर लें डायरेक्ट, हाँ जी, कौन सा लेस देन वाला ठीक है ना, क्योंकि उसमें डबल काम करना पड़ा है, माइनस भी करना पड़ा है और फिर वहाँ पे इक्वल टू भी लगाना पड़ा है, डबल चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, इससे चीज़ें सिंप्लीफाई भी हो रही है कि हमने अरे की लेंथ से एक लेस तक जाना है, 0 से शुरू करना है, क्योंकि अरे की जो लेंथ है वो तो 1 से शुरू हो रही है ना, लेंथ तो सारी बात है, टोटल वैल्यूज़ कितनी है 10 है, वो तो 1 से लेके 10 बनी ना, लेकिन उसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने एक लेस तक जाना है, तो हमने लेस देन अरे काउंट कर दिया कि भाई इससे अरे काउंट से एक लेस देन तक जाओ, ठीक है। तो ये 10 तक आपका 9 तक लूप चलेगा और वैल्यूज़ आपकी 10 ही प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ठीक हो गया। किसी को कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन हो, सब्जेक्ट तो पूरी अरे है ना, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, हमें तो उसकी बस लेंथ चाहिए कि हमने कहाँ तक जाना है। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे ना सब्जेक्ट का वेरिएबल, सब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर तो 10 वैल्यूज़ पड़ी हैं, वो 10 नहीं है, उसके अंदर पूरा वेरिएबल है, उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर है अरे का, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है वो, अनडिफाइंड ऑफसेट 10, ठीक है, वो आपका नहीं निज़ाम चलना। असल में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट जो है वो पूरा एक वेरिएबल, इसके अंदर 10 वैल्यूज़ पड़ी हैं, आपको उसकी सिर्फ लेंथ चाहिए। तो लेंथ लेने के लिए PHP ने आपको फंक्शन बताया है
कि काउंट का फंक्शन है जिससे आपको सिर्फ लेंथ मिल जाएगी उस अरे की, ठीक है। अरे के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ना, इंडेक्सेस भी हैं, वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, पूरे वेरिएबल के अंदर। हम उसकी सिर्फ लेंथ चाहिए, तो लेंथ लेने के लिए आपके पास काउंट का वेरिएबल है जो आपको सिर्फ लेंथ देता है, ठीक है। और वैल्यू अकेले के लिए वैल्यू लेने के लिए आपको वो उसके साथ में इंडेक्स बताना पड़ता है। तो इस वजह से आपका ये निज़ाम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको उसकी लेंथ बतानी है। तो लेंथ लेने के लिए PHP ने आपको कहा है कि आप काउंट का फंक्शन यूज़ कर लें, आपको अरे की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। हमें लेंथ चाहिए, हमें पूरा सब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं चाहिए। सब्जेक्ट के वेरिएबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडेक्सेस हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या वैल्यू पड़ी, वो सारी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के वेरिएबल में है। हमें उसकी सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो कि उसकी लेंथ है। तो लेंथ लेने के लिए हमें ये लगाएंगे, हमें सिर्फ उसकी लेंथ मिलेगी। और वो हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये नहीं यूज़ करना चाहते, आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने इसलिए ऊपर पर डिफाइन कर लिया ताकि आपके लिए कम्प्लेक्सिटी ना हो जाए, एक बेसिक सिस्टम रहे। हम पहले उसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया, देन हमने उस वेरिएबल को आगे यूज़ कर लिया। आप ऐसे भी कर लोगे तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा आउटपुट के अंदर, ठीक है, कोई चेंज नहीं है आउटपुट के अंदर। लेकिन बेहतर यही है कि आप ऊपर एक दफ़ा डिफाइन कर लें, ठीक है। जी फरहान, एरे के अंदर ना नो कंप्रोमाइज़ में आपने 0.1% भी जो है ना वो अपना डाउट नहीं छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस है, उनको एरे में काम नहीं करना आता होता। बिलीव मी, मेरे अपने जो कोलीग्स हैं या अपने मेरे क्लास फेलोज हैं पुराने, 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस है, उनको एरेज के अंदर नहीं काम करना आता। उनको पता ही नहीं होता यार यहाँ पे क्या हो गया, ये ज़ीरो, ये इंडेक्सेस कैसे चल रहे हैं। तो एरेज के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपने बिल्कुल डाउट नहीं छोड़ना। जहाँ पे नहीं समझ आई मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, जहाँ पे नहीं समझ आई दोबारा बता दो, ये चीज़ समझ नहीं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। जहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आई आपने बता देना है, मैं आपको वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ, डाउट नहीं आपने छोड़ना। अच्छा चलो, यहाँ तक ठीक था। अब मैं कहता हूँ मैंने अरे के अंदर 5 वैल्यूज़ और डाल दी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके 15 करूँगा ना, तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि जो अरे की लेंथ है, अरे की लेंथ यहाँ बतानी ना हमने कि अरे की लेंथ कितनी है, लेस देन 10 तक तो ठीक है ना, कि 9 तक चलेगा लूप, ठीक है। अब 10 की बजाय को वेरिएबल भी तो आ सकता है ना। लेट्स सपोज मैं 10 के ऊपर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम बना दूँ एरे काउंट, ऊपर वाले को आप छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे एरे काउंट यूज़ कर सकता हूँ मैं, अब तो नहीं कोई मसला। आप लेंथ छोड़ दो, लेंथ में मैंने काउंट यूज़ ही नहीं किया, इस चीज़ को आप छोड़ दो, ये हमने यूज़ ही नहीं की, ये भी नहीं यूज़ की, कोई मसला यहाँ तक कोई मसला नहीं। 10 की बजाय वेरिएबल आ सकता है, 10 की बजाय वेरिएबल आ गया, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं एक और वैल्यू ऊपर डाल देता हूँ, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ 11 करना पड़ेगा। अगर मैं 11 करना भूल गया तो मुझे एंड वाली वैल्यू नहीं ना मिलेगी, कि मिल जाएगी। तो क्या ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि PHP मुझे बता दे कि इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ताकि अगर मैं और वैल्यूज़ डालूँ तो मुझे नीचे आके बताना ना पड़े कि अब इसकी वैल्यू इतनी हो गई है। कोई ऑटोमेटिक वे होना चाहिए ना कि PHP हमें बता दे कि अब इसके अंदर इतनी वैल्यूज़ हैं, वो जितनी वैल्यूज़ हमें बता दे। लेंथ तक चलाना है हमने, ठीक है। अब या तो हम जाकर लेंथ खुद अपडेट करें, ठीक है, जब भी वैल्यूज़ डालें हम नीचे आके अपडेट करते फिरें कि यार अब यहाँ पे 11 हो गई है, 12 हो गई है, 13 हो गई है। तो क्यों ना ये हम PHP से ही पूछ लें कि भाई कितनी लेंथ हो गई है रहेगी। तो PHP से अगर पूछना है तो अब यहाँ पे काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, अंदर आप उस अरे का नाम लिख देंगे, तो PHP आपको बता दे कि ये 11 हो गई है, ठीक है। ये एक्चुअली ये 11 ही है, एक्चुअली में 11 ही है। जब यहाँ पे एक और वैल्यू आ जानी है, इसी को कॉपी करके नीचे वो भी 11 वाली भी लिख देना, इन बात करने दोनों सेम ही कॉपी करेंगे। अब 12 हो गई है तो मुझे आके फिर 12 करनी पड़ रही है। जितनी दफ़ा मैंने ऊपर चेंज किया मुझे आगे इस लाइन में चेंज करना पड़ना है। अगर मैं ये यूज़ करता हूँ, तो मैं जितनी मर्जी ऊपर वैल्यू डालते रहूँ, मुझे इस लाइन को आगे एक दफ़ा भी नहीं छेड़ना पड़ना, क्योंकि PHP को पता है कि अरे में कितनी वैल्यूज़ हैं। PHP ने आपको बता देना है, PHP ने अब आपको यहाँ पे 12 दे देना है, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर हैं, लेकिन तब तक जब तक मैंने
एग्जैक्ट लेंथ जो है ना वहाँ पे रखी है। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, 12 इंडेक्स पे, ठीक है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने मुझे अब 13 देना है, यहाँ पे 12 है। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं 13 करूँगा, अब ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ा। अगर मैं भूल गया तो भूल गया, ठीक है। तो क्यों ना हम PHP से पूछ लें, हम खुद जो याद रख रहे हैं यार, अच्छा अब इसके अंदर इतनी वैल्यूज़ हो गई हैं, अब इतनी वैल्यूज़ हो गई हैं, अब इतनी वैल्यूज़ हो गई हैं, तो क्यों ना हम PHP से पूछ लें यार हमें बता दो कितनी वैल्यू है, ताकि हमें बार बार खपना ना पड़े, हम कैलकुलेट ना करनी पड़े, हमें देखना ना पड़े आखिरी इंडेक्स क्या है। हम आंखें बंद करके ऊपर वाली वैल्यू डालें, हम कहें जी हमारा काम चल रहा है बस, ठीक है। तो हम ऊपर जितनी मर्जी वैल्यू डालते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा नीचे तक। वरना क्या होगा, अगर हम ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो जब भी हम एक न्यू वैल्यू डालेंगे, हमें नीचे आके इस स्टेटमेंट को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने ये स्टेटमेंट यूज़ की होगी और ये नहीं यूज़ की होगी, तो मुझे एंड वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका होगा 14 करना पड़ेगा, ठीक है, तब मुझे एंड वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्यों ना मैं बार बार जो इतनी परेशानी अपने आप को दे रहा हूँ, तो मैं ये यूज़ कर लूँ जो मुझे एग्जैक्ट लेंथ देता है, मुझे खुद नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। अपने आप अपना काम बचाना ना। हम PHP यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, असल में हमने अपना काम बचाना है। जब अपना काम ही बचाना है तो फिर जहाँ पे हमें फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, ठीक हो गया। तो इस तरह आपका निज़ाम चलता है। जहाँ से नहीं समझ आई बताओ अब, ठीक है। अब ओके, अब तो नहीं मसला एरे काउंट का जी, यार बताना है आपने, आपको बता रहा हूँ ये एरे में आपने कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़नी, क्योंकि आगे में एरे में काम करना है, फिर आपने परेशान होना कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है ये। यार आप इधर आके बैठो सामने, आपकी शक्ल नहीं मुझे नज़र आ रही। इधर इधर आ जाओ, नहीं इधर आओ, उधर आ जाओ, शाबाश। जी ओके, सारा कुछ हाँ जी, हाँ जी। मैंने ना अलग अलग टास्क देने शुरू कर देना, फिर नहीं आप इसे कॉपी कर सकोगे। वैसे आपको बता रहा हूँ, अगर कोई करता भी है तो मैंने अलग अलग टास्क दे दिया, कहने फिर बना दे रहा। ये स्टूडेंट जो है ना, ये थोड़े हैं, मतलब बोलते नहीं है, कहते ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछे के बाद बनता है ठीक है या नहीं, तो मुझे पता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं ना आ रही तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। मैं आपको पढ़ा के चले जाऊँगा, मुझे क्या है, मुझे कुछ भी नहीं होना, ठीक है, मेरा टाइम गुजर जाना है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार आपको, जब मैं चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आए, ठीक है। हम अगर आपको पढ़ाना ही होता, मैं यहाँ पे किसी टीचर को हायर कर लेता, यार आगे PHP पढ़ा दो। मैं खुद क्यों पढ़ा रहा हूँ यार आपको, आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, रेफरेंस बेस सारे दीन भाई के स्टूडेंट्स काफ़ी जानने वाले, कुछ हमजा भाई के रेफरेंस से आए हैं, आपको अच्छी चीज़ करवाई जाए, आपको अच्छी चीज़ आप बाद में याद करें, यार हमने कोई चीज़ समझी थी। आप कहीं पे जाएंगे इंस्टीट्यूट में, वो आपको करवाएंगे और करवा के फ़ारग है। हमने खुद इंस्टीट्यूट से मैंने 2-3 महीने लगाए हैं, वो मुझे पता है, जो जिस तरह उन्होंने करवाना है करवा के उन्होंने चले जाना है। उनको कोई गर्ज नहीं है आपको काम आता है, वो काम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको जॉब थोड़ी देनी है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश है यार, हम एक चीज़ करवा रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, आप उसमें आप याद करें यार हमने कहीं से सीखा था, ठीक है। तो आप दुआएं दें हमें कि यार हमने कहाँ से हम सीख के आए थे, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा सिखाया, हमें काम आ रहा है, ठीक है। हमारे मेरे कितने अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अच्छी जगह पे अच्छी सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं, और 3 स्टूडेंट में से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फील्ड छोड़ रहे थे, ये वाली 4th के 5th सेमेस्टर में थे, ठीक है। वो उनमें से एक लड़का आया भी था कुछ दिन पहले, जुमे को आपको छुट्टी होती है शायद, जुमे को आया था, तो वो लोग फील्ड छोड़े थे 4th सेमेस्टर में, ठीक है। दील भाई के स्टूडेंट्स ही रहे हैं वो भी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, ठीक है। आप लोगों के सीनियर्स हैं वो, 2-3 साल सीनियर होंगे जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 2 फील्ड छोड़ रहे थे, तो उनके किसी दोस्त ने मुझे रेफ़र किया कि यार ये ना बच्चे, इनको आपने थोड़ा बूस्ट करना है। तो वो आए मेरे पास, उनको फिर मैंने अपने पास बुलाया, कुछ 2-3-4 मंथ उन्होंने हमारे साथ काम किया, 6 मंथ तकरीबन, कुछ फिर साथ उन्होंने उनको बूस्ट किया, यार नहीं आप इसमें काम करें। फिर उन्होंने मेहनत की, ये नहीं कि सारा कुछ हमने उनको करवाया, लेकिन उन्होंने मेहनत की, ठीक है। कुछ हमने उनको बेसिक्स सिखाई, फिर उन्होंने उनके अंदर टेम्परामेंट था, उनके अंदर स्किल थी, उन्होंने कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक स्टूडेंट की मेरे ख्याल में ये 3-4 दिन पहले वो चीते के अंदर उसकी जॉब हुई है, ठीक है, एज ए डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, ठीक है। तो वो बेसिक उसकी बेहतर थी, तो जिस टेक्नोलॉजी में वो गया उसने अच्छा काम किया, तो वो दुआएं देते हैं, ठीक है, कि यार आपने हमारे साथ अच्छा काम किया। तो ये मेन मकसद है, पढ़ा के चले जाना
मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं अभी आपको मुफ्त का टाइम लगा रहा हूँ, एक चीज़ दो तीन तीन चार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं मिलना इससे, ठीक है। आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को काम आ जाएगा तो आप लोगों का फ़ायदा है। तो इसलिए जहाँ से नहीं समझ आ रही आपको बताना पड़ना है, तो ही आपका जो ना फ़ायदा। अगर नई चीज़ समझ आती, 5 दफ़ा नहीं समझ आती, आपने 5 दफ़ा बताने का ये समझ नहीं आ रही आपको, मैं और एग्जाम्पल दे के डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, एरे एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी, जिसने आपकी जान छोड़नी नहीं है PHP के अंदर। आपने जहाँ जाना है एरे हर जगह आपके मौजूद होनी है, ठीक है, क्योंकि आप जगह जगह पे आपको डायनामिक PHP किस लिए यूज़ हो रही है, चीज़ों को डायनामिक करने के लिए। तो वहाँ पे आप हर चीज़ के लिए अलग अलग वेरिएबल थोड़ी लेते फिरेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको अब हमने वो जो बनाया क्या नाम है, टेबल बनाया, टेबल को अगर हम वैसे करते बगैर लूप के, अगर लूप भी इसी का तरीका है ना आपके काम को आसान करने के लिए। तो क्या करते हैं आप 10 लाइनें लिखते, अगर आपको 100 दफ़ा लिखना, 100 तक लूप आपको प्रिंट करवाना है तो आप 100 लाइनें प्रिंट करते, कितना टाइम आपका वेस्ट होता। लूप ने आपका काम एक लाइन में कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ये जो, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, अब मैंने 10 लोगों के नंबर स्टोर करने हैं या 10 लोगों की मैंने वैल्यूज नाम स्टोर करने हैं मैंने, तो मैं अब 10 लोगों के वेरिएबल थोड़ी लेता फिरूंगा। हम यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं, 9-10 बंदे बैठे हैं, हर एक का नाम मैंने स्टोर करना है अरे में और प्रिंट करवाना है, या मैंने 10 के 10 लोगों के नाम वेरिएबल पे स्टोर करके प्रिंट करवाना है, तो मैं 10 वेरिएबल लूँगा, हर बंदे के नाम से वेरिएबल लूँगा मैं नहीं, मैं एक ही वेरिएबल लूँगा और उसके अंदर मैं 10 के 10 नाम स्टोर करवाऊँगा और उसको प्रिंट करवाने के लिए भी मैं लूप चलाऊँगा। अगर मैं अलग अलग वेरिएबल लूँगा तो मैं उस पर लूप भी नहीं चला सकता। 10 वेरिएबल है तो मुझे एको हर एक बंदे का अलग अलग नाम है ना, लूप वहाँ पे कहाँ काम करेगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। एक वेरिएबल मैं लिया फरहान के नाम से, एक वेरिएबल लिया मैंने असद के नाम से, एक वेरिएबल लिया अदील के नाम से, तो मुझे प्रिंट करवाने के लिए अगर मैंने सारे नाम प्रिंट करवाने तो मुझे एको अदील, एको असद, एको फरहान करना पड़ेगा, लूप काम ही नहीं आएगा वहाँ पे। तो एरे ही है जो कि आपके लूप के साथ मिल के काम करती है। ये दोनों जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लूप और एरे। इसने आपकी ज़िंदगी भर नहीं जान सुनी अगर आपने डेवलपमेंट में रहना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आपने पूछना है, इवन के हमारे कंसेप्ट जो हैं वो 2-2, 3-3 साल बाद जाके पक्के हुए हैं एरे और लूप्स के, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता था, हमें बस वो जो ना वो रटे वाली चीज़ थी, अच्छा ठीक है ऐसे चलता है। दरमियान में कोई चीज़ अगर आ गई नहीं समझ आ रही तो उसको फिर ऑनलाइन को सोल्यूशन ढूंढना और कॉपी करके लगा देना, अच्छा यार ठीक है चल रहा है। लेकिन अब आहिस्ता 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 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि अच्छा यार एरे तो ये होती है, इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें चलती हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है, जहाँ पे नहीं समझ आनी आपने बताना है कि ये एक स्पेसिफिक लाइन मुझे समझ नहीं आई, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। किसी की कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ पे है, कोई कन्फ्यूजन है? असल में वेरिएबल क्या है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट ही करता है ना, तो वेरिएबल की जगह वैल्यू की जगह वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे है ना, ये देखो ना, ये क्या है, इसने आपको क्या देना, 13 देना है ना, मैंने 13 की जगह ये लिख दिया, ठीक है। इधर इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा जो आपको 13 ही देगा, तो 13 की बजाय अगर मैं ये लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। वैल्यू की जगह वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है ना, आपको मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी वैल्यू है वहाँ पे आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने ये 0 लिखा है, इस 0 को मैं ऊपर एक वेरिएबल में कोई 0 वेरिएबल करके तो मैं यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ, वैल्यू है ना, वैल्यू की जगह वेरिएबल लिख लो, जहाँ पे भी वैल्यू है वहाँ पे वेरिएबल आ सकता है, जहाँ पे भी कोई वैल्यू है वहाँ पे वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना, या आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि जहाँ पे भी वैल्यू है वहाँ पे वेरिएबल आ सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ वहाँ पे आ सकती है। तो ये जैसे आपने यहाँ पे काउंट यूज़ किया ना, काउंट ये नहीं है कि ये फिक्स काउंट ही है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं जो वेरिएबल यूज़ करता हूँ वो डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल यूज़ करता हूँ। आप ABCD कुछ भी वेरिएबल ब्ला ब्ला जो वेरिएबल आपका दिल करता है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर, मैं आपको बेहतर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। बेहतर चीज़ क्या है कि आप वेरिएबल जो लिखें डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, आपको पता हो। अब मैं इसको एरे काउंट को अगर मैं C में लिख दूँ, मैं यहाँ पे C लिखा हो, मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, मैं कहूँगा यार व्हाट इज़ C,
अब मैं ऊपर जाकर देखूँगा यार सी क्या है, सारा ऊपर से देखता हूँ अच्छा अच्छा यार सी तो ये है, सी तो ये है। तो बेहतर है कि मैं नाम ही ऐसा रखूँ कि मुझे जाना ही ना पड़े, मुझे बताओ यार ये एक अकाउंट है। ठीक है, आपके वेरिएबल भी डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। समझ आ गई? समझ रहे हो बात को? वो वाला काम नहीं करना, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4, लेफ्ट राइट लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3। ये चीज़ें प्रोफेशनल लेवल पे बहुत काम करती है। अगर आप कहीं पे जाएंगे ये नहीं समझते भी फ्रंट एंड में भी ऐसे ही करते हैं। वो गलत चीज़ है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऐसे नहीं। आप सेक्शन के अंदर जो मेन चीज़ है आप उसको अपना नाम दो, उसका नाम यूज़ करो। आप जब किसी को अपना काम दिखाएंगे तो ये चीज़ें बड़ी नोट की जाती हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है ना बेशक, लेकिन आप उसको काम दिखाएंगे उसको ऐसे लगेगा इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। लोग एक्सपीरियंस के बाद, हमने ये चीज़ें बड़ी 2-2 3-3 साल एक्सपीरियंस के बाद सीखी हैं। तो ये आपको चीज़ें इसी वक्त इसलिए बता रहे हैं कि आपका टाइम बचे, आपको अभी से चीज़ें पता लग जाए कि कैसे मार्केट में काम होता है। आपको 1-2 साल अपने वेस्ट ना करने पड़े ये चीज़ें सीखते सीखते। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? हमने प्रिंट किया था यार, इसमें थोड़ा पानी डाल के लाना। ये क्या है? घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्टार्ट में। हमारा इससे ज़्यादा बुरा हाल होता हमारा था। ज़्यादा बुरा। हमें तो गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, बिलीव करो आप। हमने 2-2 3-3 साल को मैंने बताया हम ऐसे ही काम करते रहे, बहुत बुरे तरीके से काम करते रहे, लेकिन शुक्र अल्लाह का। उनसे गेन की है। ठीक है, आपके लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए गाइडेंस मौजूद है। नहीं तो जब पिछले कुछ आप पीछे चले जाएँ 5-10 साल पीछे, जब ये फील्ड अभी इतनी ज़्यादा इन नहीं हुई थी मार्केट में, तो बड़ी मुश्किलात थी। ये सीखते सीखते हमने आपको बताया 2-3 साल में लग गए ये सिर्फ चीज़ें सीखते सीखते। मैंने ये तकरीबन 4th या 5th सेमेस्टर से PHP स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो 2016-17 तक सीखते सीखते ही लग गए। उसके बाद फिर जब एक इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ जाके काम किया, फिर पता लगा अच्छा यार चीज़ें ऐसे होती हैं, ये एक्चुअल है। नहीं तो रट्टे लगे हुए थे, इवन के प्रोग्रामिंग के भी कुछ चीज़ों के रट्टे लगे हुए थे। तो प्रोग्रामिंग जो है ना वो रट्टे से कभी भी नहीं चलती। कहीं आपको छोटी सी चीज़ आगे पीछे करनी पड़ेगी, आप गए आपको पता ही नहीं ये क्या हो रहा है। तो वो आपको जो ना बहुत अच्छे तरीके से, मैं खुद वो बंदा हूँ जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पेपर रट्टा मार के दिया हुआ है, उसका प्रैक्टिकल रट्टा मार के दिया हुआ है 2nd सेमेस्टर में। ठीक है, वेरिएबल के नेम तक याद रखे। इतना बड़ा प्रोग्राम था, कोई 70-80 लाइन ऑफ कोड्स, रट्टा मार के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके 20 में से 20 मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 2nd सेमेस्टर की बात है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हालांकि प्रोग्रामिंग मुझे आती थी तब थोड़ी बहुत, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। जो पढ़ाने वाले टीचर थे अच्छे नहीं थे, मतलब कि अच्छे थे लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता था, समझाना नहीं आता था। तो लेकिन 20 में से 20 मार्क्स लिए और 4 प्रोग्राम थे, चारों के रट्टे मारे हुए थे। एक प्रोग्राम आया रट्टा मार के करके दिखा दिया, इवन कि एक सेमीकोलन भी आगे पीछे नहीं था किया, इतना रट्टा मारा हुआ था। लेकिन वो उसके आगे पीछे पता ही कुछ नहीं था कि क्या हो रहा है। समझ लो बात को? तो आहिस्ता आहिस्ता जब फिर मार्केट में गए, फिर मैं पता लगा अच्छा यार चीज़ें इस तरह से होती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद 1-2 सेमेस्टर कोशिश की प्रोग्रामिंग करने की, समझ ही नहीं आती थी। ठीक है, तो सिर्फ 1-2 जो है ना प्रोग्राम जो है ना वो याद हो सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक चीज़ आप याद, फिर वो डायनामिक नहीं ना रहती। अगर आपने याद कर लिया तो वो तो स्टैटिक ही हो गई ना। उसको फिर आपने वो ऐसे लिखना है तो आप ऐसे ही लिख लो, उसके आउटपुट ही लिख लो फिर, अगर आपने उसको याद ही रखना है तो। अच्छा जी, यहाँ पे थे हम। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, हमने इफ कंडीशन पढ़ी है, एल्स वो लूप की कंडीशन पढ़ी है। उनके ब्रैकेट्स के अंदर ना हम कुछ भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ प्रिंट करवा लिया, इको करवा लिया, सम करवा लिया, कुछ भी जो लिखेंगे ना हम उतनी दफ़ा वो स्टेटमेंट रन हो जानी है, वो PHP की कोई भी स्टेटमेंट हो। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे काउंट भी किया। इसी तरह लेट्स सपोज जो सम वाला सिस्टम है, सम करवाया था बोला मैंने। अच्छा, हम सम करने चले थे असल में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने किया, इसमें क्या चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। सिर्फ ये पूरी चीज़ में सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, प्लस का साइन भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ब्रैकेट्स भी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो क्या मैं सम भी करवा सकता हूँ लूप से प्रिंट? कैसे?
हाँ जी, क्या करना पड़ेगा मुझे, लिखवाओ ज़रा। फीमेल लिखवाएंगी मुझे। हाँ जी, क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, लिखाओ जल्दी से। क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं एक ना ऊपर वेरिएबल ले लेता हूँ सम का, जिसको मैं खाली रख लेता हूँ कि सम अभी बिल्कुल ज़ीरो है। इसके अंदर हमने अब ऐड करना शुरू करना है, एक एक करके वैल्यू ऐड करनी है ना। पहले 0 वाली करेंगे, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली। यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, पहले 0 वाली वैल्यू है, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली। ठीक है, अच्छा ये चलो मैं एक और आपका काम आसान कर देता हूँ, फिर आपको बताने में आसानी होगी। क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सम को पहले 0 कर दूँ, फिर मैं कहूँ जो सम है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस सब्जेक्ट्स का 0 इंडेक्स। अब सम के अंदर क्या चला जाएगा, 0 में जो वैल्यू है प्लस हो जाएगी। मैं कहता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस सब्जेक्ट्स 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू होगी 50। ठीक है, अब सम में क्या स्टोर है 50। नेक्स्ट लाइन में 50 प्लस सब्जेक्ट 1 कितना हुआ, सब 50 और सब्जेक्ट 1 में क्या है, सब्जेक्ट 1 में क्या है 80। तो 50 सम में कितना हो गया, यहाँ पे इस लाइन में सम में 50 हो गया ना, तो सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस लाइन से पहले 50 है। क्या नहीं है कि सम के वेरिएबल में दोबारा सम करके स्टोर करो इधर। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, पहले सम में आ गया 0, फिर बाद में आ गया 50, फिर हमने उस 50 के अंदर दोबारा से 80 कर दिया, यानी कि वेरिएबल एक ही है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपको मैं बताऊँ ना, अगले इंडेक्स की वैल्यू उसको प्लस करेगा। अगर मैं आपको बताऊँ जो ये सिस्टम है ना, ये भी ऐसे ही चलता है जो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू प्लस होती है। 50 प्लस 80 कितना हो गया 180। देन उसके अंदर अगली वैल्यू प्लस होती है। जो आपका एग्जीक्यूशन चलती है ना, वो ऐसी चलती है जो मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ। उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको वो लाइन मैंने कॉपी करके रखी है ताकि आपको मैं बताऊँ कि वो कैसे चलता है। अगर आप इस स्टेटमेंट को भी लें, वो भी ऐसे ही चलती है। पहले सब्जेक्ट 0 की वैल्यू होती है, उसमें सब्जेक्ट 1 की वैल्यू प्लस होती है, वो 80 हो जाता है। देन उसमें सब्जेक्ट 2 की वैल्यू प्लस होती है, वो कितना हो जाता है 210 या 220। देन इन तीनों में ये वैल्यू प्लस होती है। देन इन चारों में ये वैल्यू प्लस होती है। असल में एग्जीक्यूशन ऐसे ही होती है। ठीक हो गया, क्या होती है एग्जीक्यूशन है ऐसे ही होती है। एट अ टाइम वो एक ही काम होना है ना, पांचों चीज़ें इकट्ठी हो रही है ना, प्लस कर देनी पीएचपी ने, उसने एक एक करके प्लस करनी है। हमारे लिए वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रही होती हैं, ऐड हो रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली पीएचपी एक एक करके ऐड करती है। ठीक है, मेरे आपके पास, आप इधर 5 बंदे बैठे हो, आप सबके पास ये, अगर मैं कहता हूँ जी ये 50-80 आप लोगों के पास ये पैसे हैं, मैं जाता हूँ या मैं आप कहते हो जी मुझे बताओ पाँचों के पास टोटल कितने पैसे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एकदम तो नहीं प्लस कर देता हूँ, मैं एक एक करके प्लस ही करूँगा ना। ठीक है, मैं कहता हूँ सारे पैसे इसको दे दो, तो क्या होगा एक एक करके प्लस होंगे, एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से आएंगे, वो ऐड होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक बॉक्स लूँगा, आप एक सम के वेरिएबल को एक बॉक्स समझो। ठीक है, बॉक्स से खाली मैंने रख दिया यहाँ पे, फरहान की तरफ से 50 रुपये जुर्माना है, मैंने उसके अंदर डाल दिया। अब बॉक्स में कितने हैं, जब मैं बॉक्स का वर्ड यूज़ करूँगा तो वो 50 होगा। ठीक है, अब अगली दफ़ा वो क्या नाम है आपका, अरसलान ने 80 रुपीज़ मुझे दिए जुर्माना, मैंने उसके अंदर डाल दिया। अब बॉक्स में कितने हो गए 130। कैसे हुए, दोनों में प्लस नहीं हुए, जो बॉक्स के अंदर थे उसमें अगले पैसे प्लस हुए। ये चीज़ बॉक्स में जितने पैसे थे अगले पैसे उसमें प्लस हुए। बॉक्स में कितने पैसे थे पहले 0। ठीक है, बॉक्स में कितने से 0, ये पैसे दिए मुझे ये फरहान ने। ठीक है, तो मैंने कहा बॉक्स में जितने पैसे थे उसमें फरहान वाले पैसे ऐड कर दो, तो कितने हो गए बॉक्स में अब 50 रुपीज़। अब मैंने कहा जी जो बॉक्स वाले पैसे थे उसमें अगले अरसलान के पैसे प्लस कर दो। ठीक है, अब क्या हुआ 130 कैसे हुए, 130 ऐसे हुए। ठीक है, पीएचपी ऐसे एग्जीक्यूशन करती है। उसके बाद यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो गई 130। ठीक हो गया, अब मैंने बॉक्स मेरे पास वही है। ठीक है, सम क्या है, सम इज ए बॉक्स। चलो आपको और आसानी कर देते हैं, मैं यहाँ पे बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। ठीक हो गया, बॉक्स में बिल्कुल खाली था पहले, एम्प्टी 0।
बॉक्स में मैंने अरसलान के पैसे डाले, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो फरहान के पैसे हैं 50 रुपये, वो इसमें डाले, बॉक्स में 50 हो गए। ठीक है, अगली दफ़ा उसी 50 में मैंने अरसलान के 80 डाले तो 130 हो गए। अब उसी बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बॉक्स प्लस बॉक्स के एक्चुअली वो पैसे जो बॉक्स में पड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश ने दिए मुझे 90 रुपीज़। वो 90 रुपीज़ कहाँ पड़े हैं? सब्जेक्ट के 2 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे बॉक्स के कितने, बॉक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 130 में 90 प्लस करो, ठीक है। अब आगे आगे असद ने भी मुझे दिए कितने पैसे? 70। ठीक है, बॉक्स क्या है एक्चुअली? वो बॉक्स वो उतरे पैसे हैं जो कि बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। पहले बॉक्स में 0 रुपये थे, ठीक है। अगर बॉक्स में कुछ नहीं है तो उसमें 0 रुपये हैं, तो उसमें एक एक हम ऐड करते जा रहे हैं। ऐड किस पे हो रहे हैं? जो बॉक्स के अंदर पैसे पड़े हैं उनके अंदर ऐड हो रहे हैं पैसे, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर मैंने एक्चुअली मैं जो चीज़ आपको करवा रहा हूँ ये एक्चुअली मैथ रिलेटेड चीज़ है। मैथमेटिक्स में भी प्लस ऐसे ही होता है, एक एक करके चीज़ें ऐड होती हैं। अगर आप अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर एक एक बंदा मुझे पैसे दे रहा है तो ऐसे ही करके चीज़ें प्लस हो रही हैं, ठीक है। कितने दिए मुझे उसने? 70 रुपये। 70 रुपये कहाँ पड़े हैं? 3rd इंडेक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई ना बोले। हाँ जी, 290, ठीक हो गया जी। अदील भाई ने कितने दिए मुझे? 100 रुपीज़। सबने दिए आपको। हाँ जी, कितने हो गए? आसान कह रहा है मेरे पैसे वापस कर दे, मुझे बस कर दे भाई यार। हैं? मैंने चिप्स खानी, मेरे पैसे वापस कर दे। मिल के खाएंगे चिप्स। वो ऐसे बंदे होते थोड़े पहले ना जिगरा होता है, वो दे रहे थे, थोड़ी देर बाहर होने वाले। हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अब अगर मैं यहाँ पे बॉक्स प्रिंट करूँगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? 390 ये 5 पोजीशन पे 120 पड़ा हुआ है, 510, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ये चीज़ें मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, या इसमें तो ना कोई कन्फ्यूजन है? ये मैंने अपनी अच्छी तरह करवाया आपको। ये डॉलर बॉक्स की जगह उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस काम को हम शॉर्ट करते हैं, जो कि आपको मैंने तरीका करवाया था। ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसका ये तरीका आपको मैंने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट मेथड, नो चेंज, ठीक है। ये आपको मैंने पहले करवाया हुआ है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए कि क्या किया मैंने। ऐसे भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब एक चीज़ शॉर्ट दी हुई है उन्होंने, ये आपको मैंने करवाया हुआ है ना, ठीक है। किसी को मसला तो नहीं यहाँ पे ऐसे करने से, ठीक है, कि बॉक्स में जो वैल्यू थी उसके अंदर ये प्लस हो जाए। अब इसमें देखो आपको कोई चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही, ये सारा काम आपको कॉमन नहीं नज़र आ रहा। क्या चीज़ चेंज हो रही है इसमें? ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे बाकी अरे के अंदर आगे जाके 13 वैल्यूज़ हो गई थी, तो इसका मतलब जो बाकी 8 है मुझे उनके लिए भी ये सारा काम करना पड़ेगा। मैं क्यों इतना काम कर रहा हूँ? क्या चीज़ चेंज हो रही है? बस ये चीज़ चेंज हो रही है। तो क्या अगर हम यही स्टेटमेंट वहीं पे लिख दें और इसकी जगह जो नंबर हमारा इंडेक्स चल रहा है वो लिख दें, और यहाँ पे जब बाहर आएंगे हम और यही चीज़ हम वहाँ पे प्रिंट करें, तो क्या हमारा काम बनता नहीं है? अब ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना बॉक्स में तो ये 0 रुपये नहीं रहेंगे। या मुझे बॉक्स को नीचे जाके मैं उसको 0 पहले कर देता हूँ। ऐसे आप इसको ना वो इको को उसी के अंदर प्रिंट करवा दे, हर दफ़ा वो बताएगा कि काउंटर अब बॉक्स में इतनी वैल्यू आ गई। हाँ, वो भी प्रिंट करवाते हैं, कोई भी इनको प्रिंट करा के दिखाते हैं। पहले इनको सम दिखा दें। मुझे ऊपर हम लिखिएगा
ठीक है, और वैसे शो हो गई। बॉक्स के ऊपर अंदर जो भी वैल्यू थी वो ख़त्म हुई और मैंने उसको यहाँ पे दोबारा जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, तो वो पिछली वैल्यू ख़त्म होगी, दोबारा बॉक्स में अब 0 रुपीज़ है, मतलब बॉक्स को मैंने उल्टा दिया, बॉक्स दोबारा खाली है। ठीक है, तो अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, जितने भी थे उसमें वैल्यूज सारी की सारी प्लस हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 13 तक नहीं जाता हूँ, एरे काउंट तक मैं नहीं जाता हूँ यहाँ पे, मैं देखो ये बहुत बड़ा मसला है, ये चीज़ कहीं साइड पे नहीं हो जाती। समथिंग बेटर। अच्छा ये देखो, अगर मैं इसकी जगह पे, हमने कहाँ तक प्लस किया था, 6 तक प्लस किया था ना, 6 वैल्यूज़ तक, यानी कि 5वें इंडेक्स तक। अगर मैं यहाँ तक प्लस करता हूँ तो 510 आया था ना जो आप, तो 510 ही आना चाहिए। नहीं, कहाँ तक प्लस किया था मैंने, 5 तक प्लस किया था, लेकिन ये देखो ना मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू भी है, इस वैल्यू को मैंने ओवरराइड भी तो किया था ना। देखा मसला आ गया ना भी यहाँ पे। अब वो 50 की जगह 100 हो गई थी, तो 510 में वो 50 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे 510 ही आएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा लूप ठीक चल रहा है। अगर आपको थोड़ी सी टेंशन हो ना कि यार पता नहीं सही चल रहा है कि नहीं चला, तो आप कम वैल्यू को प्रिंट करा के देखना, अगर सही चला तो फिर एंड तक भी सही चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ पे एरे काउंट डाल देता हूँ। बना लेते हैं बाद में उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे लूप ठीक चल रहा होगा, आई होप सो। अच्छा जी, अगर आप साथ साथ देखना चाहते हैं कि एट अ टाइम हमारे पास बॉक्स में क्या वैल्यू है, तो आप इस स्टेटमेंट को ख़त्म करके यहीं पे लें, बल्कि यहाँ भी रहने दें, बल्कि यहाँ ही प्रिंट करवाएं। इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं हम और यहाँ इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम BR का टैग लगा देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बॉक्स में 50 रुपये थे, उसके बाद क्या हुआ, 50 रुपीज़ पहले ऐड हुए तो 50 आ गए, 50 में 80 ऐड हुए 130 हो गए, उसमें 90 ऐड हुए 220, उसमें 70 ऐड हुए 210, उसमें फिर आगे 100 ऐड हुए। ठीक है, वो सारा साथ साथ प्रिंट कर रहा है कि बॉक्स में कितने रुपीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऐड होके होते जा रहे हैं। अगर हमें ये हर चीज़ नहीं प्रिंट करवानी, हमें सिर्फ एंड आंसर चाहिए, तो इसको आप यहाँ से निकाल के बाहर लें। तो जो एंड पे जब लूप ब्रेक होगा, लूप ब्रेक होने से पहले जो भी बॉक्स के अंदर आपके पास पैसे पड़े होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे ऐसे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये ठीक है, ये समझ आइए कुछ की नहीं समझ आई? पहले वो नहीं समझ आया। दफा प्रिंट पे आप एक दफा ये क्या ये समझ नहीं पहले आया। लूप के अंदर की और लूप से हाँ जी, कौन सी लाइन नहीं समझ आई? ये जो मल्टीपल टाइम प्रिंट हो, ये नहीं समझ आई या ये नहीं समझ आई? इसको मैं और ऐसे आसानी कर देता हूँ, आपको टेंशन नहीं ना हो, इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, जो काम मैंने ऊपर बार बार किया वहाँ पे वो लूप, ये काम अब लूप ने ले लिया हमारा। अब लूप खुद ब खुद बार बार प्लस करेगा, हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी दफ़ा भी जितने भी अरे में वैल्यूज़ हैं उतनी वैल्यूज़ को एक एक करके वो बॉक्स में डालता रहेगा। ठीक है, वो प्लस होता रहेगा। अच्छा, ये चीज़ जब हमने अंदर प्रिंट की थी, अगर हम देखना चाहते हैं कि जब बॉक्स में एक एक करके वैल्यू प्रिंट ऐड हो रही है तो उसमें कितने कितने पैसे हैं, साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ। उसने पैसे डाले, अच्छा 50 हैं, उसने डाले इतने, उसने डाले इतने। जुर्माना करते हैं? अरे का नाम ही नहीं करते, सब्जेक्ट आ रहे हैं पास। हाँ, ये भी किया जा सकता है, इससे मना कर देते हैं। सही समझ में आया। नाम सही आ रहा हूँ ना वो। लो जी, ठीक है। अब बुरा मानना नहीं, जुर्माना। अच्छा चलो, अच्छा जी, हमने क्या किया, अगर हम देखना चाहते हैं कि साथ साथ देखना चाहते हैं, अच्छा इसने बंदे ने पैसे डाल दिए, अब कितने हैं, साथ साथ ही जिस तरह जैसे जैसे ऐड हो रहे हैं ना, साथ साथ हम देखना भी चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि वो बॉक्स को साथ में प्रिंट भी करती रहे, साथ साथ में बताती रहे इतने हो गए। अगर हमने सिर्फ एंड आंसर चाहिए हमें प्लस होने के बाद कि अच्छा टोटल अब इतने हो गए हैं, तो फिर हम ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने लूप के अंदर जो लिखा होगा वो बार बार प्रिंट भी तो होगा ना। हम बार बार प्रिंट नहीं करवाना चाहते, हम कहते हैं हमें बस फाइनल आंसर चाहिए, जो बॉक्स के अंदर वैल्यू आ गई है ना, सारा कुछ ऐड हो गया, जब लूप ब्रेक हो गया सारी वैल्यूज़ ऐड हो गई, तो हम बाद में देखना चाहते हैं कि यार बॉक्स में कितने पैसे हो गए इकट्ठे। ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ, आप सबने पैसे ऐड कर दिए, मैं अंदर आके देखता हूँ अच्छा बॉक्स में कितने पैसे हैं, तो मैं यहाँ पे आपने साथ बता दिया, हम सब ने पैसे डाल दिए हैं। जब लूप एंड होगा इसका मतलब सब ने उसके अंदर पैसे डाल दिए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने पैसे हैं, तो मैं उसको बाहर चेक कर लूँगा कि उसमें इतने पैसे हैं। ठीक है, अगर मैं साथ साथ देखना चाहता हूँ अच्छा यार इसने बंदे ने पैसे डाले, अच्छा अब इतने हो गए हैं, तो मैं स्टेटमेंट को ऊपर लिख दूँगा, तो ये जितनी दफ़ा लूप प्रिंट होगा उतनी दफ़ा ये
प्रिंट होगी तो साथ साथ बताती रहेगी कि जुर्माना अगली वैल्यू ऐड करने से जुर्माना कितना होता जा रहा है। पहले 50 था, फिर 130 हो गया, फिर 220 ऐड हो गया, फिर 290 ऐड हो गया, फिर 398 हो गया। ये सारा कुछ ऐड होके होता जा रहा है। अगर आप देखना चाहें कि इसमें क्या ऐड हो रहा है तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे हम करते हैं जी एडिड टू बॉक्स, ठीक है। Now, बॉक्स में ऐड हो रहा है ना, आपको ठीक है। बताएगा कि इतना बॉक्स में ऐड हो रहा है। 50 एडिड टू बॉक्स, नाउ बॉक्स हैज 50 जुर्माना। 80 एडिड टू बॉक्स, नाउ इन दोनों को देखो, इन दोनों को क्या ये एक लाइन में कर दिया ना मैंने। 50 पहले क्या थे, 0 थे, 0 में 50 डाले कितना 50 हो गया। अब 50 में 80 डाले कितना हो गया 130। अब 130 में 90 ऐड किए, 220 में 70 ऐड किए, 290 में 100 ऐड किए। तो सारा आपको साथ साथ ये अब अपनी तसल्ली के लिए आप प्रिंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, चेक करने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में एंड मुझे आंसर सिर्फ क्योंकि जुर्माना चाहिए था, कितना इकट्ठा हुआ है, मुझे कोई सरोकार नहीं किसने कितने पैसे डाले हैं, मुझे टोटल चाहिए। तो वैसे ये काम इनको दिया जा सकता है, हाँ। किसने कितने डाले मुसलमान नहीं, हाँ जी बंदों की रेंज बन सकती है। हैं, नहीं वो अभी एसोसिएटेड डायरेक्टर को नहीं करवाए। आपको टास्क आज का क्या मिलेगा, टास्क आपको आज का ये मिलेगा जो आपने काम किया था सब्जेक्ट्स वाला 5 वेरिएबल लेके, वो काम आपने एरे के थ्रू करना है। बहुत आसान टास्क दिया मैंने, कोई मुश्किल टास्क नहीं। जो काम आपने 5 वेरिएबल लेके किया था, अब मैं चाहता हूँ कि 5 वेरिएबल ना हो, आप एक सब्जेक्ट का वेरिएबल लें या कोई भी नाम रख लें, ए रख लें, बी रख लें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर होता है कि आप अच्छा नाम रखें, डिस्क्रिप्टिव नाम रखें। मैं देखूँ काम मुझे पता लगे अच्छा आपने ये नाम इसलिए रखा है। तो आपने वो काम अब एरे के साथ करना है, ठीक है। आपने वो 6 सब्जेक्ट्स के या 7 सब्जेक्ट्स के 8 सब्जेक्ट्स के नंबर लेने हैं एरे में, और आपने उसका एंड पे ग्रेड प्रिंट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। अब बॉक्स समझ लो, बॉक्स में सारे पैसे तो आ गए, ठीक है। इसी तरह आप उसके मार्क्स भी जो है ना वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो आप निकाल लें, तो आपने पहले भी निकाली हुई है। और एंड पे आप मुझे प्रिंट करके दिखाएं कि कैसे ग्रेड प्रिंट हुआ है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है अभी भी मुझे बताएं, मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, जुर्माना काउंटर है, इसको दोबारा चेंज कर ये चीज़ और ये क्या चीज़ जुर्माना अरे है ना, जुर्माना क्या है, एक अरे है। जुर्माने की किस पोजीशन में क्या वैल्यू पड़ी है वो मुझे बताएगा। काउंट में क्या आएगा, काउंट में पोजीशन आएगी। मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो मुझे सिर्फ 0 वाला जुर्माना बता देगा वो, लेकिन मुझे क्या है, मेरी पोजीशन हर दफ़ा चेंज हो रही है। तो पोजीशन किसके अंदर है, आपको काउंट के बजाय मैं यहाँ उसको पोजीशन कर देता हूँ। इंडेक्स कर दें, इंडेक्स समझ आ जाएगा। इंडेक्स असल में ज़रा प्रोग्रामिंग वर्ड है ना, पोजीशन ठीक हो गया। तो पोजीशन मेरी किस में है जो चेंज हो रही है हर दफ़ा। मैंने लूप को सिर्फ पोजीशन देनी है कि यार ये तुम हर दफ़ा, हमने असल में क्या किया है, हमारा काम तो पहले भी हो रहा था, हम डुप्लीकेट कर रहे थे कोड, उसमें चेंज क्या आ रहा था, चेंज उसमें इतना आ रहा था, चेंज उसमें इतना आ रहा था कि सिर्फ एक पोजीशन ही चेंज हो रही थी ना, बाकी सारा काम तो सेम टू सेम था। तो मैंने कहा मैं क्यों इतनी लाइनें डुप्लीकेट करूं, मैं इस पर लूप चलाता हूं और लूप में मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा, ठीक है। पोजीशन क्या थी, 0 1 2 3 0 1 2 3 काउंटिंग है ना, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है, टेबल प्रिंट करने लगे, उसमें हमने 1 से स्टार्ट किया था, या हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं क्यों 13 दफ़ा वो लाइनें प्लस वाली लिखूँ। बल्कि ये टेबल भी इससे बना सकते हैं। कौन सा, इनको टेबल बनाता है, हाँ, लेकिन वो भी फिलहाल इनके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे ख्याल में। जो काम इन्होंने किया हुआ है ना पहले, वो सब्जेक्ट्स वाला, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, अब ये लाइन जो है, ये लाइन मुझे 13 दफ़ा लिखनी पड़नी थी, ठीक है। जो आपकी बॉक्स इक्वल टू बॉक्स प्लस जुर्माना काउंट जो है, वो मुझे काउंट की जगह पोजीशन दे के 0 1 2 3 4 5 पोजीशन चेंज करके मुझे वो लाइन 13 दफ़ा लिखनी पड़नी थी, अगर 13 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लूप क्या करता है, आपके काम, आपकी लाइनों को रिपीट करता है, ठीक है। मैंने एक लूप चलाया, उसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा 0 से लेके 13 तक जाओ, ठीक है। लूप ने बस इतना किया, और उसकी बॉडी में जो मैंने लिखा था वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने कहा तुमने ना ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है, उसमें सिर्फ क्या करना है, जो तुम लूप चला रहे हो ना, जो तुम्हारी काउंटिंग चल रही है,
तुमने ना ये पोजीशन की जगह पे ये वाला जो ना ये वैल्यू तुमने यूज़ करनी जो तुम्हारी काउंटिंग चल रही है, ठीक है। तो वो जीरो वाला पहली दफ़ा जब लूप चला तो जो पोजीशन की वैल्यू जीरो थी, उसने जीरो वाली वैल्यू पकड़ी, उसने बॉक्स के अंदर डाल दी। अगली दफ़ा क्या था, बॉक्स के अंदर 50 रुपये पड़े हुए थे। अगली दफ़ा जब अगली आइट्रेशन चली लूप की तो प्लस प्लस हो गई थी, तो पोजीशन की वैल्यू 1 हो गई थी। तो क्या हुआ, 1 वाली वैल्यू बॉक्स के अंदर 50 पड़े थे, वो 1 वाली वैल्यू उसके अंदर ऐड हो गई। ऐसे करते करते ऐड होती गई, जिस आपको मैंने कल लूप चला के दिखाया था कि आपकी एक एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो अंदर वाला कोड को रिपीट करता रहता है, ऊपर वाली कंडीशन चेक करता रहता है, इंक्रीमेंट करता रहता है और अंदर वाला रूप रिपीट करता रहता है। उसका ऐसे ही फ्लो चलता है, ठीक है, चलता रहता है। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक उसने लूप चलाते रहना है। अगर आप यहाँ पे एरे काउंट की जगह 100 का लूप चला दोगे तो क्या होगा, 13 तक तो वो वैल्यू प्लस करेगा, उसके बाद वो आपको एरर देना शुरू हो जाएगा। 14 के बाद से वो कहेगा जी एरे में तो 14 नंबर पे कोई चीज़ ही नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो इस वजह से हमने सिर्फ वहाँ तक लूप चलाया जितनी एरे की वैल्यूज़ है, ताकि हमें एरर ना आए। या तो हम यहाँ पे खुद 13 लिख देते या हम किसी PHP के फंक्शन से यूज़ करके वहाँ पे 13 लिखवा देते। तो ये हमने चीज़ों को कुछ किया। अगर आप अभी काउंट को नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद से जो आपको पता है कि एरे की लेंथ कितनी है, आप वहाँ पे जाके खुद से लूप के अंदर वहाँ पे 13 पुट कर सकते हैं, 14 पुट कर सकते हैं। आपने 6 वैल्यू भी लेने ना, आपने 6 सब्जेक्ट्स आपने लेने, तो आप वहाँ पे 6 खुद से लिख सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया कि अगर आपने खुद जो कैलकुलेट करनी है तो आप वो PHP से कैलकुलेट करवा लें कि बताइए, मैं बता दूँ कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, ताकि आपका एक और लाइन आपकी बच जाए, आपकी एक और दिक्कत बच जाए, एक और आपकी टेंशन बच जाए कि यार मुझे कैलकुलेट भी करनी पड़ रही है, तो वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने सारी वैल्यू को एक साथ सिर्फ दिखाना है, जिस तरह मैं आपको दिखाई थी ना, वो ऐसे बताता भी है इस इंडेक्स पे ये पड़ा है। अगर हमने वैसे दिखाना है, हमने देखना चाहते हैं कि एरे के अंदर क्या पड़ा है, तो वो प्रिंट आउट करेंगे तो आपको सारी एरे प्रिंट कर देता है, वरना आप लूप के साथ भी एरे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इको का काम प्रिंट करना है, लेकिन इको एक वैल्यू को प्रिंट करता है, सारी वैल्यू को इकट्ठा प्रिंट नहीं करता। अगर आपने सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो आप एक एक करके प्रिंट कराना पड़ेगा। इको एरे 0 इंडेक्स, इको एरे 1 इंडेक्स, इको एरे 2 इंडेक्स। और ये काम करने के लिए आप लूप यूज़ कर सकते हैं कि आप लूप को चलाओ उसकी लेंथ तक और उसके अंदर इको स्टेटमेंट लिख दो, तो वो भी यही काम करेगी, आपको सारा बता देगी। अगर आप इसका आपने बनना चाहते हैं, बस देखना चाहते हैं एरे के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, आप प्रिंट आर करेंगे तो वैसे ही रिप्रिंट कर देगा। वो सिर्फ प्रिंट के लिए है, डेवलपर्स के लिए बना है। वो कभी मैं किसी जगह पे मैं देखना चाहूँ तो मुझे लूप, पहले मैं लूप चलाऊंगा, उसके अंदर इको लिखूंगा, वो 3-4 लाइनें बन जाएंगी, मैं सिर्फ प्रिंट आर करूँगा, सिर्फ देखने के लिए है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। प्रिंट आर का कोई फंक्शन नहीं, उसने सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखाना है कि अरे के अंदर क्या है। अगर आप खुद से देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रिंट आर लगा लें। अगर आपने नहीं यूज़ करना, ना यूज़ करें, ठीक है। अगर मैं जगह जगह पे चेक करना चाहता हूँ, अच्छा अब अरे में कितने एलिमेंट है, अब अरे में कितने एलिमेंट है, मैं प्रिंट आर करूँगा तो वो मुझे इंडेक्सेस भी बता देगा कि इस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रिंट आर का ये फंक्शन है ना, वो आपको इंडेक्स भी बताता है किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। वरना आपको खुद से देखना पड़ेगा, आपको पहले लूप चलाना पड़ेगा, उसमें एको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, BR टैग लगाना पड़ेगा, फिर आपको पता लगेगा अच्छा यार मेरी यहाँ पे अरे में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जहाँ आपको कोई खूबसूरत तरीके से दिखाना हो वहाँ पे आप यूज़ करें लूप। यहाँ पे आपने सिर्फ खुद के लिए देखना ही है, बस खुद के लिए देखना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए देखना है। अच्छा इस पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस पर मेरी अरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप प्रिंट आउट करके वो उसका वही फॉर्मेट है, वो वैसे ही प्रिंट करेगा, उसके अलावा उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। उसने वैसे ही प्रिंट करना है, वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। जो आप काम कर रहे होते हैं, हमें चेक करना होता है, अगर इस तरह के मैंने अरे का 14वां इंडेक्स प्रिंट कर दिया तो एरर आ गया, तो मैं कहूँगा यार 14वां इंडेक्स क्यों नहीं प्रिंट हुआ, तो मैं प्रिंट आउट करके देखूँगा यार देखो सही अरे के अंदर 14 वैल्यू है भी नहीं, 14 पे कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। तो जब मैं अरे प्रिंट करूँगा तो वहाँ तो इंडेक्स मुझे 13 तक नजर आ रहे होंगे, तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा अब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि 14 पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए फंक्शन बनाया वो अरे को प्रिंट करने के लिए, ठीक हो गया। कोड में ना प्रिंट आर लिखना, हाँ, कंसोल में जाकर प्रिंट आर करके देना, फिर पता लग जाएगा। कंसोल में कंसोल कौन सा, कंसोल और चीज़ है, कंसोल जावास्क्रिप्ट में जाओ, उसका PHP को लेना देना। कंसोल में PHP चलती ही नहीं है, PHP आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। हाँ जी ठीक है, अगला लेक्चर भी समझा, कौन सा, इससे अगला पक्की बात है देख लेना, मेरा अगला ऐसे अगला जो लेक्चर है ना, अच्छा ये आप लोगों के माइंड में ऐसे सवाल होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए कि हम ये जीरो जहाँ पे हमें पता है, जैसा कि आप लोग सब्जेक्ट्स का काम करेंगे तो आप लोग 0 1 2 3 4 5 6 यूज़ करेंगे, तो वो आपके सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा,
व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश का कौन सा है, मैथ का कौन सा है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा मैंने 0 पे इंग्लिश के नंबर रखे हैं, मैंने 1 पे मैथ के नंबर रखे हैं, 2 पे उर्दू के नंबर रखे हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यार वो तो फिर पहला तरीका ठीक था, कम से कम वेरिएबल तो डिस्क्रिप्टिव थे ना, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तो नहीं ना है, सब्जेक्ट 0 सब्जेक्ट 1, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए ना। हम पहले कहते हैं जी आपके वेरिएबल जी डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, फिर हम उसको 0 1 2 पे ले जाते हैं, यार फिर तो उससे अच्छा हम ABCDE लिख लेते, ठीक है। तो हमने जब नाम लिख लिए थे सब्जेक्ट का, इंग्लिश के अंदर उसके मार्क्स स्टोर थे, उर्दू के अंदर स्टोर थे, कम से कम समझ तो आ रही थी। तो यहाँ 0 1 2 से क्या समझ आएगी, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो आंसर है वो आपके कल वाले लेक्चर में है, वो भी कर सकते हैं आप अपना इंडेक्स खुद डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह के नंबर है ना, नंबर तो बगैर कोर्स के यूज़ हो जाता है, तो वो कोर्स के अंदर आपका इंडेक्स बताना पड़ता है, आप उसके अंदर अपना इंडेक्स बता सकते हैं, ठीक है। तो वो लूप फिर उसमें ये फॉर लूप नहीं चलता, उसके साथ फिर हम उसका अगला लूप भी पढ़ेंगे, फॉर ईच लूप, ठीक है। उसमें क्योंकि सारी बात है ना, फॉर लूप ने क्या करना है, उसमें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे चलना है, तो जब आप अपना इंडेक्स बता दें तो उसमें तो 0 1 वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा, वो फिर आपके नेमिंग्स पे चलेंगे सारे। तो वहाँ पे फिर कल हमारा कल लेक्चर ही यही है कि एसोसिएट। अच्छा कल छुट्टी है, कल जुम्मा है, ओहो चलो हफ्ते को आप लोगों ने आना है, तो हफ्ते को आप लोगों का ये लेक्चर होगा। नहीं बस ठीक है आपका ये बल्कि अच्छा हो गया, कल आपको छुट्टी मिल गई है अरे को समझने के लिए। आपको आप इंटरनेट पे, अगर आप लोगों के पास इंटरनेट अगर है तो आप इंटरनेट पे जाएं, अरे के डिफरेंट प्रोग्राम देखें, अरे की डिफरेंट सर्चिंग करो, ठीक है। आपको यही चीज़ें, आपको इससे भी कम चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। जो लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह लिखोगे आपको इतनी डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं मिलेगी जितनी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। आप असल में मसला क्या होता है, आप लोग जाके इसके ऊपर काम नहीं करते। ये नहीं है जो मैंने बता दिया इसके अलावा कुछ नहीं, आप जाके देखें, आप लोगों का कोड देखें उन्होंने कैसे किया हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा जो हमने काम पढ़ा था वो इस तरह ही हमने किया है, लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने ठीक पढ़ा है, हम ठीक समझ के आए हैं। फिर आपको इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो फिर ही आपका जो काम चलेगा, ठीक है। तो कल का दिन आपके पास है, तो आपने जो टास्क आपको मैंने दिया है वो आपने ये करना है। और अगर मुझे ज़रा सा भी शक हुआ कि किसी बंदे ने काम कॉपी किया है तो उसको मैंने जुर्माना डाल देना है, वो चाहे कन्फ्यूजन ही हो मुझे तो फिर भी जुर्माना उसको डाल देना है। तो इसलिए अपने अपना काम करके आना है, ठीक है। किसको बताना नहीं है कि मैंने ये किया कर लिया, पता लग जाता है, ठीक है। जब किसी ने काम किया होता है, हमें 6 7 साल हो गए कोडिंग का, पता लग जाता है काम करके किसी कोडिंग स्ट्रक्चर से ही पता लग जाता है। अगर आपने एक दूसरे को बताया भी है ना कि अच्छा ऐसे मैंने किया है, अगर आपने उसकी थिंकिंग से भी काम किया तो भी पता लग जाता है कि अच्छा इस बंदे ने उसकी थिंकिंग कॉपी की है, तो वो पता लग जाता है। कोडिंग स्ट्रक्चर से ही पता लग जाता है, वेरिएबल की कन्वेंशन से, सेमी कोलन इधर उधर डाला है, स्पेस दी है नहीं दी, PHP का टैग कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया, उधर से ही पता लग जाता है कि बंदे ने काम खुद किया है कि बंदे ने कहीं से लिया है। मुझे हल्का सा फील हुआ है कि थोड़ी सी चीज़ें कॉपी हुई हैं, लेकिन शायद ना भी हुई हों, या शायद लोगों ने बैठ के मिल के किया हो काम। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग ना करें आपस में, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कशन करें एक दूसरे से, लेकिन कोशिश करें कि टास्क है वो अपना अपना करें। ये आपके लिए फ़ायदा है, मेरे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक हो गया। ये कोड सेंड कर, कोड में सेंड कर